तो हेलो एंड नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग। क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे, जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस वीडियो से पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप हमारे क्लास 9 पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि साउथ अफ्रीका के ही तरह इंडिया में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन हो रहा था तो इंडिया को भी बहुत ही सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस का सामना करना पड़ा था, ठीक है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में बहुत सारे डिफिकल्टीज आई थी, तो उस तरीके से या और भी डिफरेंट वे में इंडिया में भी डिफिकल्टीज आई थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उन सभी डिफिकल्टीज के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सो द मेकिंग ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंडिया जैसी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री के लिए कोई इजी टास्क नहीं था, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क था और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने किस तरीके से प्रॉपरली हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। सो एट दैट टाइम जितने भी इंडिया के लोग थे उनका जो स्टेटस था, या बोला जाए कि जब ब्रिटिश रूल जब थी हमारे इंडिया में, तो उस टाइम जितने भी इंडिया के लोग थे उनका जो स्टेटस था वो एज अ सब्जेक्ट्स की तरह था। बट जैसे ही इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हो गया तो जो सिटीजन्स का स्टेटस या वहाँ के लोगों का, हमारे लोगों का स्टेटस जो हो गया वो क्या हो गया, एज ए सिटीजन की तरह। तो ब्रिटिश रूल के टाइम वो सब्जेक्ट थे, और जब ब्रिटिश रूल खत्म हो गई तो क्या हो गया, सभी लोग सिटीजन्स बन गए। सो द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। तो जैसे ही इंडिया न्यूली बॉर्न हुई इंडिपेंडेंस के बाद, तो कंट्री क्या हो गया, कंट्री दो भागों में बट गया, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो इंडिया में जो पार्टीशन हुआ था रिलीजियस डिफरेंस के बेसिस पे, तो उसके कारण हमारा जो कंट्री था दो पार्ट में बढ़ गया, पार्टीशन हो गया। सो ये जो पार्टीशन था एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। तो पार्टीशन कौन कौन से कंट्री में हुआ था, मतलब इंडिया से ही कौन सा कंट्री अलग हुआ, तो इंडिया से ही पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है। क्योंकि पहले देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान क्या थे, मतलब पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट था। फिर जो पार्टीशन के बाद ये सब सारी चीज़ चेंजेस लाई गई, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिपेंडेंस के बाद ये देखने को मिलता है। तो ये जो पार्टीशन हुआ था ये एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, या बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा डेंजरस एक्सपीरियंस था इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो अराउंड 10 लाख पीपल वेयर किल्ड। 10 लाख लोग, या 10 लाख लोग से ज़्यादा भी मतलब मारे गए हैं इस पार्टीशन के ये टाइम में। तो जितने भी बॉर्डर के साइड में रहने वाले लोग थे सभी लोग क्या हुए, सभी लोग को इस चीज़ का सामना करना पड़ा। इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को झेलना पड़ा सभी लोगों को, और बहुत ही बड़ा वायलेंस एक्सपीरियंस था ये। सो देयर वाज अनदर प्रॉब्लम। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ कि इंडिया में पार्टीशंस भी हो रहा था, रिलीजियस डिफरेंस के कारण पार्टीशन हो रहा है, इंडिया एक डाइवर्स एंड ये ह्यूज कंट्री है। उन सभी प्रॉब्लम्स के साथ-साथ जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक और प्रॉब्लम हमारे सर में खड़ा करके रख दिया था। तो वो क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के पास क्या छोड़ दिया? ऑप्शन छोड़ दिया। मतलब टोटल इंडिपेंडेंस के टाइम देखा जाए तो प्रिंसली स्टेट्स टोटल 565 थे। अब 565 प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको 3 ऑप्शन दे दिया गया। बोला कि या तो आप क्या करो, इंडिया के साथ मर्ज कर जाओ, या आप क्या करो, पाकिस्तान के साथ मर्ज कर जाओ, या आप खुद का ही इंडिपेंडेंट नेशन फॉर्म कर दो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन सभी प्रिंसली स्टेट्स को मिला था, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, सभी प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी रूलर थे, ठीक है, उनके मन में क्या आ गया, डाउट आ गया। तो ये चीज़ हुआ कि वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया, विथ पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये 3 चीज़ का ऑप्शन मिल गया था उन प्रिंसली स्टेट्स को। जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मर्ज करना भी क्या था, एक डिफिकल्ट टास्क था और एक अनसर्टेन टास्क था। जितने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज क्यों करना था, क्योंकि मर्ज करके वो एक क्या हो रहा है, वो एक इंडिया फॉर्म करते। तो उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कंट्री के जो फ्यूचर थी उतनी सिक्योर नहीं लगती थी जितनी कि अभी हम लोगों को लगती है, जितनी अभी हम लोगों को दिखती है वो जो चीज़, उस टाइम उतनी सिक्योर फ्यूचर ऑफ द कंट्री नहीं लगती थी, ठीक है। तो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उनके अंदर क्या थी, बहुत सारी एंग्जाइटीज थी, बहुत सारी चिंता थी, ठीक है। वो सोच में पड़ गए थे कि अभी
प्रेजेंट के बारे सोचते थे और कंट्री के फ्यूचर के बारे सोच के उनके अंदर क्या थी, एंग्जाइटीज आ गई थी। क्योंकि प्रेजेंटली में इतना सारा डिफिकल्टीज होने के बावजूद अगर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो फ्यूचर में किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को मिला जुला के रखेगा, सभी सिटीजन्स को इक्वली राइट प्रोवाइड करेगा जो कि पहले नहीं मिल रही थी। तो इन सभी एंग्जाइटीज ने इन इन सभी चीज़ों ने क्या किया, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा चिंता भर दिया, एंग्जाइटी भर दिया। तो अब है ये द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे डिफिकल्टीज होने के बावजूद इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा बिग एडवांटेज था। ठीक है, इंडिया के पास मतलब इंडिया के जितने भी मेकर्स थे, मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास एक बहुत ही बड़ा बिग एडवांटेज था जो कि साउथ अफ्रीका के पास भी नहीं था। तो क्या था कि साउथ अफ्रीका जब उनका इंडिपेंडेंस हुआ तो वो लोग क्या करने लगे, डिबेट एंड डिस्कशन ये सब होने लगा साउथ अफ्रीका में। किस चीज़ पे होने लगा कि माइनॉरिटीज़ को क्या क्या राइट्स प्रोवाइड होंगी। ठीक है, माइनॉरिटीज़ की जो प्रोटेक्शन थी, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये सब जो चीज़ थी, वो सब मिलेगी कि नहीं, उसका डिबेट हुआ। फिर क्या होने लगा कि मेजॉरिटी रूल होगा कि नहीं, उसका डिबेट होने लगा। फिर क्या हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी वहाँ पे फ़ॉलो अप होगा कि नहीं, उसके बारे डिबेट हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, जिसका हमने पिछले वीडियो में हमने इन सभी पॉइंट्स को देख लिया था। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को जाके चेक आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे है कि साउथ अफ्रीका की तरफ वही बताना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से बहुत ही सारा डिबेट एंड डिस्कशन चला था, वैसा ही इंडिया में ये सब चीज़ का कॉन्सेंसस करने के लिए ये सब चीज़ नहीं हुआ था। ठीक है, कॉन्सेंसस मतलब कोई भी चीज़ को एग्रीमेंट करने के लिए डिबेट एंड डिस्कशंस नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों नहीं हुआ था और क्या बिग एडवांटेज था? तो इंडिया के पास क्या था, एक तो इंडिया को सोचना नहीं था कि हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडिया है वो किस तरीके से दिखेगा। उसके लिए कोई कॉन्सेंसस या कोई डिबेट एंड डिस्कशंस पहले से नहीं करना पड़ा। मतलब इंडिया के जितने भी लीडर्स थे उनके माइंड में बहुत ही सारी बेसिक वैल्यूज, क्या क्या बेसिक वैल्यूज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होगी, उन सभी बेसिक वैल्यूज को फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ही उन सभी बेसिक वैल्यूज को पता किया गया था। ठीक है, तो हमारे पास ये एक बहुत ही बड़ा बिग एडवांटेज था। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इवल्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ही बहुत सारी कॉन्सेंसस या बहुत सारी बेसिक वैल्यूज पहले से ही लीडर्स ने डिसाइड करके रखा हुआ था। तो आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मर्ली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ, ठीक है, वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट ही नहीं हुआ। हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो किसके अगेंस्ट था, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो हमारे सोसाइटी को किस तरीके से ये जो नेशनल मूवमेंट है वो ट्रांसफॉर्म करे और हमारे पॉलिटिकल वे को किस तरीके से करे, उस चीज़ के लिए भी ये क्या था, नेशनल मूवमेंट, यही चीज़ था। ठीक है, तो देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल थे पहले, उनके ओपिनियंस के बीच में बहुत ही शार्प डिफरेंसेस था कि किसी का कुछ और मानना था तो किसी का कुछ और मानना था। तो बहुत ही ज़्यादा शार्प डिफरेंसेस देखने को मिलता था। ठीक है, बट अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक, तो वो शार्प डिफरेंसेस और ओपिनियंस किसके लिए था कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से दिखेगा, उस चीज़ के पीछे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस था सबके ओपिनियंस में। बट ये चीज़ अभी भी हमें देखने को मिलता है कि वैसे-वैसे जो डिफरेंसेस है या वैसे जो ओपिनियंस है, वो अभी भी ओपिनियंस में क्या है, बहुत सारे लीडर्स के या बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन्स के ओपिनियंस में क्या है, डिफरेंसेस आपको देखने को मिल ही जाएँगे। ठीक है? सो येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड टू कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। पर फिर भी कुछ-कुछ ऐसी बेसिक आइडियाज़ थी जिसको ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है? तो उसके बारे में आगे बात होगी। तो एज़ फार एज़ बैक इन 1928, तो 1928 के टाइम क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू जो थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। मोतीलाल नेहरू प्लस 8 इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था 1928 के अराउंड। ठीक है? और फिर क्या हुआ, एक 1931 में भी एक रिज़ॉल्यूशन हुआ था जो कि कराची सेशन में होना था। और कराची सेशन में जो रिज़ॉल्यूशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अपना व्यू पॉइंट बताया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़, तो 1928 के टाइम और 1931 के टाइम, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से दिखेगा, या कौन-कौन सी बेसिक वैल्यूज़ ऐड होने वाली है, उन सभी चीज़ों का 1928, 1931 के टाइम ही ये सब चीज़ का डिस्कशंस हो चुका था। बोथ दीज़ डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए 28 एंड 31 के बारे, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी की ही बात हुई
की बात हुई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है कि वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। तो ये चीज़ क्या बताता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसी चीज़ का बाद 1928 एंड 1931 के टाइम हो चुका था। तो द क्या क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या क्या चीज़ उस डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट होगा, उस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो पहला तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसमें रहेगा। राइट टू फ्रीडम सबको मिलना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज सबको मिलनी चाहिए। जितने भी माइनॉरिटीज जो कंट्री में थे, उन सभी माइनॉरिटीज को उनके राइट्स का प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, ये सभी पॉइंट्स पॉइंट्स जो थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स से वो क्या लिखी हुई थी। ठीक है। सो दस सम बेसिक वैल्यूज वेयर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स। तो इतने ये सब जितने भी बेसिक वैल्यूज थे, ये सब क्या किए गए, ये सब ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स से क्या किए गए, एक्सेप्ट किए गए। ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स ने एक्सेप्ट किया इन सभी बेसिक वैल्यूज को। तो कब ये वैल्यू एक्सेप्ट हुई थी सभी लीडर्स से, ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स से? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ये जितने भी वैल्यूज थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ये जितने भी वैल्यूज थे, सभी वैल्यूज को ऑलमोस्ट ऑल द लीडर से एक्सेप्ट किया गया। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे और भी डिटेल्स जानना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियो जो कि है बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हो, और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आपको आई बटन पे भी शो हो रही होगी। ठीक है। तो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे कॉलोनियल रूल के टाइम, ठीक है, तो उनके साथ फैमिलियरिटी या उनके साथ हमने जैसे ही अपने सोच को बिल्ड किया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कॉलोनियल रूल के टाइम किस तरीके से चल रही है, इन सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से जितना भी एक्सपीरियंस हमने लिया, तो उस एक्सपीरियंस ने हमें किस चीज़ में हेल्प किया, उस एक्सपीरियंस ने हमें एग्रीमेंट करने में हेल्प किया कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो किस तरीके से दिखेगा। So the British rule had given voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced very weak legislature. तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बनने के बाद सबको वोटिंग राइट्स मिली। वोटिंग राइट्स पहले भी थी, और वोटिंग राइट्स कुछ ही लोगों को मिली थी। ठीक है। तो इस कारण से क्या देखा जाता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम जो भी लेजिस्लेचर था, वो क्या था, एक वीक लेजिस्लेचर था। ठीक है, वीक भी नहीं बोल सकते, वेरी वीक लेजिस्लेचर था। ठीक है। सो इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1937। 1937 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स मतलब क्या हो गया कि जैसे कि फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस जो थे, जो पहले का यूनाइटेड प्रोविंसेस था, अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो वो क्या है, यूपी है, उत्तर उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, इन सभी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इलेक्शंस हुई। तो ये सभी जो इलेक्शंस थी, इसमें क्या बताया गया स्टार्टिंग में कि वोटिंग राइट्स कुछ ही लोगों को मिलती थी। सो ये सभी जो इलेक्शंस होती थी, ये फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस या फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने वाली इलेक्शंस तो नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन द कंट्री, फॉर द कंट्री, इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। तो इन पर फिर भी इन सभी चीज को का एक्सपीरियंस लेने से जितने भी इंडियंस थे, उन्हें क्या पता चला कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करती है, और उन्हें ये भी पता चला कि हमें अपने कंट्री में इस चीज को कैसे यूज करना होगा ताकि हम अपना खुद का इंस्टीट्यूशन सेटअप कर पाए। तो इन सभी चीजों के बारे में बात हुई, इंस्टीट्यूशन सेटअप भी कर पाए और उसमें किस तरीके से काम हो, इन सभी चीज़ों के बारे में। सो दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम colonial लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ब्रीफली या डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स थी, जितनी भी प्रोसीजर्स थी, कॉलोनियल लॉज के टाइम जितने भी ये सब चीज़ चल रही थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक कॉलोनियल पीरियड के टाइम था। तो उससे बहुत सारी फीचर्स को अडॉप्ट किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। बहुत सारे साल तक सोचने, या बोल सकते हैं कि बहुत सारे टाइम पीरियड तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये कितने टाइम पीरियड तक बना है, तो टोटल टाइम लगा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर्स, 11 मंथ्स एंड 17 डेज का टाइम पीरियड लगा है। ठीक है। तो क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबर्स थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में मीट किया था, सभी सभी लोगों ने, और ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 से लेके ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो चुका था, बन चुका था।
बट ये इफेक्ट में नहीं लाया गया था, ये बन चुका था। तो इसी टाइम पीरियड के गैप को बोला जाता है 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज। तो यही बात हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना, उसमें इतना टोटल टाइम पीरियड लगा। और ये जो टाइम पीरियड है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हो और उसमें अगर टाइम लग रही है, तो इसका मतलब डिसीजन की जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुआ हमारा। सो आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो इतने टाइम पीरियड में हमारे जितने भी लीडर्स थे और जितने भी मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें एक चीज़ का और फायदा मिला कि जितने भी कंट्रीज थे उनका कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का, उनके अंदर किस तरीके से राइट्स पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस चीज़ को समझने का मतलब बेनिफिट मिला सभी लोगों को। बट ऑन आवर ओन टर्म्स। तो ये जो जितना भी मिला, ये हम लोग खुद के तरीके से समझे, या ना कि उस कंट्री में किस तरीके से रूल चल रहा है, किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रहा है, उस तरीके से ना समझ के हम लोग अपने टर्म्स में समझे। क्योंकि इंडिया तो एक ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री है, और ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री में सभी लोगों का ओपिनियंस एंड जितना भी इंटरेस्ट है वो मैच नहीं करेगा। तो उस तरीके से हम हमारे लीडर्स ने सोचा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी कंट्रीज का जो फीचर्स है वो अडॉप्ट किया जाए। So many of our leaders inspired by the ideals of फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी आइडियल से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी बहुत सारे लीडर्स इंस्पायर हुए। और क्या हुआ कि द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। और इस चीज़ से भी इंस्पायर हुए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन में हुई थी और जो बिल ऑफ राइट्स यूएस में मिली थी। तो उन सभी चीज़ों से भी इंस्पायर हुए जितने भी हमारे लीडर्स थे। सो द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो रशिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, इस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का एडॉप्शन का एक बेनिफिट मिला। Yet they were not simply imitating that others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. तो इन सभी चीज़ का आइडिया तो लेते जा रहे थे हम लोग, इन सभी चीज़ों का नॉलेज तो लेते जा रहे थे। बिल ऑफ राइट्स हो गया, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो गया, ये सब चीज़ का नॉलेज लेते जा रहे थे, आइडियाज़ लेते जा रहे थे। पर इन सभी चीज़ के पीछे ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे कंट्री को देखा और आप तुरंत से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को आपने डाल दिया, ऐसा नहीं था। उसके पीछे पहले बहुत सारी क्वेश्चनिंग्स होती थी, बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे। उसके बाद देखा जाता था कि ये जो चीज़ है, ये हमारे कंट्री के साथ फिट बैठेगा, सूट करेगा या नहीं। उसके बाद इन सभी फैक्टर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता था। सो बात हो रही है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन लोग थे और कब, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो कौन थे और कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उसके बारे में समझते हैं हम लोग। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे लीडर्स को के बारे पढ़ोगे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग होने वाली थी, वो क्या हुआ था, वो एक असेंबली फॉर्म हुआ था और उस असेंबली में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे उस असेंबली के लिए, तो वो असेंबली का नाम था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है? तो ये चीज़ के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके टाइटल होगा। आप उस चीज़ को देख सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। आगे यहाँ बात करते हैं कि इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था आपको कि 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, जितने भी मेंबर्स थे उनकी मीटिंग हुई थी। पर इससे पहले क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शंस भी हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, जो कि मैंने बताया था। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कंट्री फिर क्या हो गया, जैसे ही ये सब चीज़ हुआ तो कंट्री का पार्टीशन होना स्टार्ट हो गया। इंडिया और पाकिस्तान में कंट्री बढ़ गया, इंडिया से मतलब पाकिस्तान अलग हो गई। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया भी बना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान भी बना। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी, उसमें टोटल 299 मेंबर्स थे। असेंबली adopted the constitution on 26 ऑफ द नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को, जैसा मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। वो पूरा बन चुका था, प्रिपेयर हो चुका था। पर
1949 में ये बन चुका, पर इसे कब इफेक्ट में लाया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सो टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट January 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो इसी चीज़ के कारण हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। तो अभी से 6 डिकेड्स अगो देखा जाए, ये असेंबली उस टाइम बनी थी। तो अभी से 6 डिकेड्स अगो देखा जाए, ये असेंबली उस टाइम बनी थी, पर अभी तक हम ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी नोटेड ऑन वन रीजन अबव द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो एक मेंबर के व्यू से तो नहीं बना था, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ मेनी ऑफ इट्स टाइम। Many countries of the world have to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. ऐसा बहुत सारे कंट्री में भी होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से रीराइट करना पड़ता है, ताकि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको बेसिक रूल्स या बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड हो। वो बेसिक रूल्स वाली जो चीज़ें होती है वो बहुत सारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो उन कारण से कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे कंट्रीज में फिर से रीराइट किया जाता है। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज मर पीस ऑफ पेपर। तो बहुत सारे कंट्रीज में ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक पीस ऑफ पेपर की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब उससे ज़्यादा इसका कोई वैल्यू नहीं है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई भी इसको फॉलो नहीं करता। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इन सभी कंट्रीज से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था और उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिफरेंट था। Over the last half of a century, several groups have questioned some provisions of the Constitution. बहुत सारे ग्रुप्स ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पे क्वेश्चन किया, पर बहुत सारे लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द ये लेजिटिमेसी को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पवित्रता है या कॉन्स्टिट्यूशन जो प्योरिटी है, उस चीज़ को या कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी वैल्यू प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन्स को, उस चीज़ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही बड़ी हो, चाहे कोई सोशल ग्रुप हो, किसी ने इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं किया। तो ये जो चीज़ है, ये एक बहुत ही बड़ा अनयूजुअल अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को ये अचीवमेंट मिला कि किसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आउट नहीं किया। सेकंड रीज़न क्या है फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, ना कि कुछ लोग को अपने मन से चुन के उन्हें बैठाया गया और बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ऐसा नहीं था। जितने भी लोग थे इंडिया के, उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स। तो देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम। उस टाइम तो यूएएफ वाली प्रिंसिपल्स तो नहीं थी, बट उसके बावजूद भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो डायरेक्टली चूज नहीं हुआ इसके बावजूद भी। तो क्या हुआ था? इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव। तो जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, उन सभी के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, ठीक है। तो जाके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनाया गया उन सभी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को। दिस एंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये क्या इंश्योर करता है कि जितने भी ज्योग्राफिकल शेयर थे, अलग अलग कंट्री के अलग अलग ज्योग्राफिकल शेयर थे, उन सभी अलग अलग ज्योग्राफिकल शेयर में से सभी मेंबर्स को चुना गया। इसका मतलब वो सभी ज्योग्राफिकल शेयर या रीजन को बिलोंग कर रहे थे। द असेंबली वर डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो असेंबली थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से डोमिनेट थी, मतलब ज़्यादा आईएनसी के मेंबर्स ज़्यादा थे वहाँ पे। सो द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लीड किया था, मूवमेंट चलाया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। पर कांग्रेस में ही देखा जाए उस टाइम तो क्या था कि बहुत ही वैरायटी ऑफ ओपिनियंस थे और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में थे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ ओपिनियंस थे सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में। सो द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के व्यू पॉइंट से एग्री नहीं कर रहे थे। सो इन सोशल टर्म्स द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशंस। और ये भी चीज़ था कि सोशली, अगर सोशल वे में देखा जाए, सोशल टर्म्स में देखा जाए, तो असेंबली जो थी, असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उसमें अलग अलग तरह के लैंग्वेज के लोग भी थे, अलग अलग ग्रुप्स के लोग भी थे, अलग अलग कास्ट के लोग भी थे, क्लास के लोग भी थे, रिलीजन भी थे और ऑक्यूपेशंस वाले लोग भी थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन जो कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एक तो ज्योग्राफिकल
व्यू पॉइंट को नज़र में रखते हुए और सोशल व्यू पॉइंट को नज़र में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। बिना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल होने के बावजूद इस तरीके से इलेक्शंस हुआ था। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो वही बात है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अगर नहीं भी होता, तो भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर्स का कॉम्पोजिशन था, वो कोई अलग नहीं दिखता। मतलब अभी जिस तरीके से जितने भी मेंबर्स आए थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी रहती तो उसी तरीके से मेंबर सेलेक्ट होते, कोई डिफरेंट कॉम्पोजिशन नहीं बनता वहाँ पे। फिर है कि फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलजुल के जितने भी मेकर्स थे सबने काम किया, तो वो जो था वो क्या शो करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सैंक्टिटी को शो करता है। सैंक्टिटी मतलब प्योरिटी, या कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक होली बुक की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, पूजते हैं इस बुक को। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सेंशल मैनर। तो ये क्यों हम सैंक्टिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को हम पूछते हैं सैंक्टिटी की तरीके से हम देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सिस्टमैटिक वे में काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। बहुत ही ओपनली काम हुआ था और बहुत ही कॉन्सेंसल, मतलब कि बहुत ही डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद काम हुआ था। सम बेसिक प्रिंसिपल्स वेर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपन। जो हमने स्टार्टिंग में बात हुआ था, हम बात किया था कि 28 एंड 1931 के टाइम जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स ऐड हुई थी, वो इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पहले क्योंकि पहले जितनी भी बेसिक प्रिंसिपल्स थी, पहले उन्हीं सभी चीज़ों को ऐड किया गया था। फिर क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमिटी बनी और उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया बहुत सारे डिस्कशंस के बाद। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस इन द ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, क्लॉज बाय क्लॉज। 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स कंसीडर किए गए थे। और जितने भी मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उन्होंने टोटल 114 डेज तक का पूरा डेलिबरेटली काम किया। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। जितने भी डॉक्यूमेंट बने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और जितने भी वर्ड्स बोले गए, सभी चीज़ों को क्या किया गया, प्रिजर्व करके रखा गया, रिकॉर्ड करके और प्रिजर्व करके रखा गया। तो ये जो रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व करके इन सभी चीज़ों को रखा गया, इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स बोली जाती है। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। जब इन्हीं सभी डिबेट्स को प्रिंट करके रखा जाए, तो ये एक 12 बल्कि वॉल्यूम्स की तरह दिखती है, एक 12 बल्कि वॉल्यूम्स की बुक की तरह दिखती है। सो दीज डिबेट्स प्रोवाइड द rationale behind every provision of the constitution and these are used to interpret the meaning of the constitution। तो ये सभी डिबेट्स जो है ये हमें क्या बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस बना, उसके पीछे पीछे की रीज़न और रैशनल हमें बताती है। और इन सभी चीज़ों को अगर समझे, तो हमें ये पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की असल मीनिंग क्या है। असली में हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझते हैं, वो इन सभी चीज़ों को इंटरप्रेट करने के बाद पता चलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 जो कि है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रीचिंग द स्टार्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।